अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। माँ का इंतज़ार। साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। इसकी माँ को हम आंटी शीरीं कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीं गुफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी इनका अदब माँ समझकर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं इनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तब ही इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सब ही इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के लोग कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सब ही इस पर रश्क करते। इसकी हमजोलियाँ उसे खुशनसीब कहती, क्योंकि वो ख़ुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी। जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त न मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तब ही आनन फानन रिश्ता और अब चंद दिनों में शादी थी। तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरीं साथ आई थी। कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थी। इनसे पूछा गया कि हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानहे का सबब बन जाती है और ज़िंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ थे। सर खुजाने की फुर्सत न थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्रर पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक़ दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये एक खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार इसकी तरफ उठती थीं। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रह रह कर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी कि ए काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊँ तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ।
यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए, आप तो नहीं भूलेंगी ना? बेख्तियार इसके मुंह से निकला, तो मेरे लबों से भी बेख्तियार ही ये कलमात निकल गए, कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता, मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक़्त गुज़रने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक़्त कैसे तेज़ी से गुज़रता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते, मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तब ही फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, मुबादा लेने के देने न पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था कि अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खाकर मर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले उसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जब कि मेरे 3rd ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ता भी न किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पड़े, तीसरा पीरियड खाली था, इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल इसने ये किया कि बुशरा, क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से न निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है, वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया, कहने लगा अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे। जैसे भी हो मैं इनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़ुबान दे दी है वो इनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती है? तुम क्या सोचती हो? इसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊँगा लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं करूँगी, मैंने रोते हुए कतईयत से कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैर आबाद कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूँगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूँगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है, किसी के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन
میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں، صرف دوسروں کی خوشنودی کی خاطر؟ وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا، اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب ہی سو گئے۔ تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا۔ بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور نہ کسی کی آنکھ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی۔ دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقبی گلی کی طرف کھلتا تھا، اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی، اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا، اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا، اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔